सबसे पहले बात जो है हम जोशीमठ की आज हम करेंगे। देखिए, यहां फिलहाल बेचैनी और बेबसी नजर आ रही है, लेकिन शहर को बचाने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इस वक्त जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार नए नए फैसले ले रही है। दरकते घरों को गिरने का काम जो है आज शुरू हो रहा है और इस अभियान के तहत उन घरों को और होटल्स को ढाया जाएगा जिन्हें रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, यानी किसी जान माल का नुकसान ना हो सके। अधिकारियों के मुताबिक होटल मलारी इन और माउंट व्यू में दरारें आ चुकी हैं और इन्हें आज गिरा दिया जाएगा। प्रभावित घरों को गिराने का काम जो है एक्सपर्ट्स की देखरेख में किया जाएगा, उनकी निगरानी में होगा। जोशीमठ को सुरक्षा के लिहाज से 3 जोन में बांट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यह मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट में भी पहुंच चुका है। यहां इस मामले में अर्जेंट जो है सुनवाई के लिए अपील की जा रही है और जोशीमठ में कुल 4500 इमारतें हैं। आपको बता दें कौन सा हिस्सा और कौन सा मकान खतरे की जद में है, इस बात का सर्वे किया जा रहा है। कोशिश यही है जाहिर तौर पर कि जोशीमठ पर मंडरा रहे खतरे को टाला जा सके। जिन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं उनके लिए जोशीमठ में कुछ होटल्स, एक गुरुद्वारे और 2 इंटर कॉलेजों में अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं। यही नहीं, आपको बता दें जो लोग दूसरी जगह किराए के मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं, सरकार उन्हें भी मदद दे रही है। सोफा, प्लास्टिक के ड्रम और घर का तिनका तिनका जुटाकर अब अपनी ही दुनिया को पराया समझकर जोशीमठ से लोग ऐसे ही रुखसत हो रहे हैं। जिस आशियाने को पहले ख्वाब की तरह पलकों तले पाला, फिर उसे पहाड़ की आड़ी टेढ़ी जमीन पर खड़ा किया, अब उसी आशियाने से डरकर दूसरे ठिकाने की तलाश में निकलना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरे के सामान ट्रकों में आते देखे हैं और वक्त के दरिया में आज ये खुद बहते चले जा रहे हैं। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जिन्होंने अपने सपने को ताक पर रखकर हालात के आगे झुकना कबूल किया। यहाँ लोगों को लगातार सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने और पहुंचने की बात कही जा रही है। सरकार की तरफ से उठाए गए कदम के तहत जोशीमठ को 3 जोन में बांट दिया गया है, डेंजर जोन, बफर जोन और पूरी तरह सुरक्षित जोन। इसके साथ ही 9 वार्डों में 378 मकानों की पहचान हो चुकी है। इन सभी मकानों में दरार आई है। सुरक्षा की वजह से 2 होटल आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बंद कर दिए गए हैं। कुल 81 परिवारों को अब तक 16 जगहों पर विस्थापित किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि 19 जगहों के 213 कमरों में 1191 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। जो टोटली अनसेफ जोन है वो इमीडिएटली इवैक्यूएट करना है, उसको डेंजर जोन कहा गया है। बफर जोन वो जोन है जो वर्तमान में सुरक्षित है लेकिन भविष्य में उसके ऊपर भी खतरा आ सकती है, और ये पूर्णतः सुरक्षित जोन है, तो इस तरीके से बांटा गया है। तो अभी डेंजर जोन और बफर जोन की सर्वे चल रही है। अभी एनटीपीसी की जो कॉलोनी है जहां पर प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने की बात डिमांड की जा रही है, उसको देखने जा रहा हूं। इसके अलावा जोशीमठ से सबक लेते हुए सरकार ने पर्वतीय इलाकों का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे कराने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से सीएम पुष्कर धामी ने साफ किया है कि जिन शहरों की भार वहन क्षमता अधिक होगी वहां निर्माण कार्य रोके जाएंगे। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि इस पौराणिक सांस्कृतिक नगरी और नागरिकों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। जोशीमठ में केंद्रीय एजेंसियों के साथ राज्य की कई एजेंसियों ने डेरा डाल रखा है। अब कई रिसर्च के आधार पर भी रिपोर्ट जारी की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ में ये 11 संकट एकाएक नहीं आया है। यही वजह है कि मकानों के ढहने का खतरा मंडरा रहा है, तो सियासत के चरम पर पहुंचने का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जोशीमठ को बचाना है, ये एक मिशन जैसा बन गया है। अब जिन वजहों से मुश्किल हालात पैदा हुए
उसका पता लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जैसे कि भूवैज्ञानिक बता रहे हैं, जोशीमठ जैसे इलाके में घर बनाने में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि इन तरह के हालात ना बने। मतलब मेरा ये सजेशन है कि वहां पे जो है बड़ी हाई या मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, वहां पे छोटी छोटी सी बिल्डिंग बननी चाहिए। और बिल्डिंगों को लगभग अगर आप देखोगे कि आप मलारी रीजन में अगर कभी गए होंगे तो मलारी में लोकल स्टाइल के जो मकान बने हुए छोटे छोटे मकान, वो कहीं अर्थ के और कहीं बहुत सारी ठंडा बर्फ ये सब कुछ झेलने के बाद आज भी जो है करीब 200-300 साल से जो है अभी भी वहां पे स्टेबल रखे हुए। तो इस टाइप के हमें कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन लाने चाहिए जिनकी वजह से बजाय हार्ड कंक्रीट सरिया और इनके मकान बनाने के बजाय लोकल चीजों के जो मकान है वहां पे उन रीजन में बनने चाहिए। अगर इतना नहीं होता तो आपको प्रीफेब्रिकेटेड हट और इन सब चीजों का वहां पे यूज करना चाहिए। जितना हल्का मटेरियल होगा उतना जो है उसकी जो है लोड बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी और जो है स्लो फेलियर होने के चांसेस कम होंगे। अब आप जो है 40 या 50 डिग्री के स्लोप पे जो है 4-4, 5-5 मंजिला बिल्डिंग बना दे रहे हो, तो ये तो एक आम आदमी भी बता सकता है यार कि ये चीज जो है आपने जो है यहाँ पे डेंजर जगह पे ऐसा बना दिया। देखिए, जो मिशन है, इस मिशन में देश भर के हर क्षेत्र के लोग शामिल हैं और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि सब पीड़ितों के साथ हैं और इस मामले को लेकर सभी क्षेत्र के विद्वानों से बातचीत की जा रही है। पीड़ितों की रक्षा के लिए उन्होंने अनुष्ठान किए जाने की भी बात कही। जोशीमठ की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में बेहतरी के लिए सभी लोगों को योगदान देना है। जो लोग पीड़ित हैं उनको धैर्य की, संबल की, मनोबल की आवश्यकता है और साथ ही साथ जो जिस विधा का पंडित है उसको अपनी विधा से इस समय जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम लोगों ने विविध विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है और आगामी 22 तारीख से 31 तारीख तक नरसिंह मंदिर परिसर में एक विशिष्ट यज्ञ, रक्षा यज्ञ करने की हम लोगों की भावना है। वो भी हम करेंगे। विशेषज्ञों को आमंत्रित करके जांच भी करवाएंगे कि आखिर क्या कारण है जिस कारण से ये परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, और यहाँ के लोगों के साथ भी निरंतर हम खड़े रहेंगे। तो आज से जोशीमठ में उन मकानों को तोड़ने का जो काम है वो शुरू हो रहा है जो कि खतरनाक स्थिति में आ चुके हैं। प्रशासन की कोशिश यही है कि जो लोग प्रभावित हैं उनकी सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। तो इस मामले में सरकार एक्सपर्ट से भी लगातार जो है सलाह ले रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे मसले पर एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है। देखिए, एक्सपर्ट ने जोशीमठ की भू तकनीकी जांच के अलावा यहां आने वाले छोटे से छोटे भूकंप की निगरानी के अलावा 6 स्टडी की सिफारिश की है। इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने अगस्त साल 2022 की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें तुरंत लागू करने की भी सलाह दी है। वैभव, बिल्कुल, बहुत गहन अध्ययन इस पर हो रहा है और देखिए, यही नहीं आपको बता दें, एक्सपर्ट ने जमीन के धंसने की रियल टाइम निगरानी की सिफारिश भी की है और इस निगरानी में ये देखा जाएगा कि जोशीमठ की जमीन के नीचे क्या कुछ हलचल हो रही है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। यही नहीं आपको बता दें, ज्यादा नुकसान वाले घरों को तोड़कर मलबा हटाने की सिफारिश भी एक्सपर्ट्स ने की है, जिस पर आज अमल भी हो चुका है। बिल्कुल, और एक्सपर्ट्स ने यह भी सुझाव दिया है कि जोशीमठ के उन इलाकों की पहचान की जाए जो अब रहने लायक नहीं बची है। यही नहीं, एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि जो लोग प्रभावित हैं या आगे हो सकते हैं उन सभी को अभी से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए। बिल्कुल, बात राहत की उस खबर की कर ली जाए जिसे लेकर रात भर अफरा तफरी मची रही, लेकिन राहत की बात यह रही कि ताजा खबर यह है कि मॉस्को के विमान की तलाशी पूरी हो गई है। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यही नहीं, आपको बता दें, 10:30 बजे के बाद विमान फिर से उड़ान भर सकता है। कल रात उस वक्त जबरदस्त हड़कंप मच गया जब मॉस्को से गोवा जा रहे विमान में बम की खबर निकलकर सामने आई और फ्लाइट में बम की खबर के बाद कल रात 10 बजे के आसपास विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान की लैंडिंग जामनगर एयरबेस पर कराई गई थी। रात से ही प्लेन की जो तलाशी है वो शुरू हो गई थी, जो अब जाकर खत्म हुई है। एक एक यात्री और उसके सामानों की तलाशी ली गई और रात के वक्त जो है जांच में कुछ भी नहीं मिला, तमाम तलाशी ली गई। अब कहा यह जा रहा है कि देखिए, कुछ ही घंटों में विमान उड़ान भर सकता है, सब कुछ सुरक्षित है।
अब बात कुछ ऐसी खबरों की भी कर लेते हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी। यूपी का शहर चंदौली इस वक्त खुद को इको टूरिज्म के लिए तैयार कर रहा है। यहां उन जगहों की पहचान की जा रही है जो आने वाले वक्त में टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं। तो आने वाले वक्त में कैसे नजर आएगा चंदौली, इसकी एडवांस तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये खूबसूरत झरने, ये दिल को मोह लेने वाली हरियाली, प्रकृति की गोद में बसा ये है उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। भला इतनी खूबसूरत जगह पर कौन नहीं जाना चाहेगा, लेकिन अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद इस जगह को पर्यटन स्थल के तौर पर वो बड़ी पहचान नहीं मिल पाई जो इसे काफी पहले मिल जानी चाहिए थी। हालांकि अब ये सब बदलने वाला है। ये जगह भी सैलानियों की भीड़ से गुलजार होने वाली है और इसे मिलेगी विश्व स्तर की पहचान। दरअसल सरकार इस जगह को इको टूरिज्म के लिहाज से विकसित करने जा रही है और इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अभी जो सरकार की मंशा है वो ये है कि जो हमारे अनदेखे अनछुए पर्यटन स्थल हैं उनको हम विकसित करें और पर्यटकों को और सुविधाएं दें जो भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। प्रशासन पर्यावरण बचाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से एक खास मिशन में जुटा हुआ है। ये जगह ट्रैकिंग के लिए शानदार है। यहाँ औरवाताड़ वाटरफॉल और राजदारी वाटरफॉल है। साथ ही जंगल की सफारी के लिए भी काफी बड़ा इलाका है। इसी को देखते हुए अब वहाँ पर्यटकों को एडवेंचर गेम की सौगात भी दी जा रही है। इसके लिए रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन और लो रोप कोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा इलाके में बांस से बनी दुकानें, वुड रेलिंग और पार्किंग तैयार की जा रही है। नया कॉन्सेप्ट है कि गांव में जाकर के वहां का पर्यटन देखें और वहां के लोकल लोगों से बात करें जो टूरिस्ट आ रहे हैं, लोकल कल्चर को समझें, जानें। तो उसको भी हम वहां पे 2 गांव को चिन्हित करके और हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम इंटीग्रेट करें। सरकार के इस प्रस्ताव से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटन बढ़ जाने से यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाहरी लोगों का आना यहाँ बढ़ेगा तो लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार लोग करेंगे, बढ़ावा मिलेगा और विश्व पटल पे नौगढ़ का नाम रोशन होगा। हम लोग कितना दिव्य स्थान लेकिन लोग नहीं जानते थे, बाहर के लोग। हम लोग तो स्थानीय है बराबर आ जाते रहे, लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते थे। इसलिए जब से यहाँ सुने कि नहीं यहाँ कुछ विकास होने वाला है तो हमारे गांव के लोग, अगल बगल गांव के लोग बहुत खुशी है कि नहीं हमारे गांव का भी विकास होने वाला है। चंदौली वो जिला है जहां कभी नक्सलियों की धमक सुनाई पड़ती थी, लेकिन अब इसका नक्शा देश के पर्यटन मानचित्र में एक अहम जगह बनाने को तैयार है। बस अब एक हरी झंडी का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं गाजियाबाद की एक झील जिसे एक इंजीनियर ने अपने दम पर तैयार किया। हालांकि मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल मछली पालन के लिए किया जाना है, लेकिन इस झील से जुड़ी कई और भी खूबियां हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं। बोट में सफर करते हुए इन किनारों को देखकर ये यकीन करना लाजमी है कि आप या तो किसी बड़े टूरिस्ट स्पॉट या फिर किसी लेक सिटी में हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये बताया जाएगा कि ये ना तो किसी लेक सिटी की तस्वीर है और ना ही किसी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जिसे नक्शे में दर्ज किया गया हो। ये तस्वीर है गाजियाबाद के एक ऐसे फिशरी फार्म की जो 50 एकड़ में फैला है और अपने इस आकार की वजह से ये अब एक आइलैंड की तरह से नजर आने लगा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ क्या दिखता है आपको? ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मॉल। अगर आपको घूमने के लिए कहा जाए तो आप कहाँ जाएंगे? इन्हीं मॉल्स में जाएंगे। लेकिन हम आपको गाजियाबाद में एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां आपको 50 एकड़ में ये झील दिखाई पड़ेगी
और इस झील के बीच में है एक छोटा सा टापू, आइलैंड कह लीजिए, और यहाँ पर आप आइए अपने परिवार के साथ और खूब मस्ती करिए। हालांकि आपको हम बता दें कि कुछ साल पहले तक ये जो आप 50 एकड़ में फैली झील देख रहे हैं, ये एक प्लेन एरिया हुआ करता था, सिर्फ जमीन थी यहाँ पर। इस फिशरी फार्म को अमली जामा पहनाने वाले हैं रजनीश कुमार, जो बीटेक है और कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुके हैं। लेकिन नौकरी छोड़कर जब उन्होंने मछली पालन का फैसला किया तो फिर उसे कुछ इस तरह से पूरा किया गया। अब उसे देखने के लिए लोग आने लगे हैं। इस आर्टिफिशियल लेक को डिजाइन करने वाले रजनीश को इसे डेवलप करने का आइडिया आया था। खत्म होते तालाब की वजह से ये आइडिया उन्हें सूझा। इनका मानना है कि प्राकृतिक स्रोत सूख जाने से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में वो अपने इस फिशरी फार्म के इस कॉन्सेप्ट से लोगों को न केवल तालाब या पानी के प्राकृतिक स्रोत का महत्व समझा सकेंगे, बल्कि मछलियों के जरिए अपनी आजीविका भी चला सकेंगे। तो हमने सबसे पहले इसको डेवलप किया, फिर फिश फार्म, फिश स्टॉक की इसमें पैरेलली 1 साल बाद हमने ये टापू बनाया, आइलैंड बनाया। सर एक्चुअली अगर आप देखें, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, तो 75 साल में तकरीबन हमने पूरे इंडिया में 20 लाख, जिसे हम पोखर बोल लें, तालाब बोल लें, पौंड बोल लें या वाटर बॉडीज बोल लें, वो हमने खत्म कर दी। या तो एनक्रोचमेंट हो गया, या वहां पे लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, पशुओं के घर बना दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट दिखता है नेचर पे। रजनीश को ये जमीन मत्स्य विभाग की तरफ से लीज पर मिली है, जिसे डेवलप करने पे उन्हें 5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उन्होंने इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ वो मछली पालन के साथ ही कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर सके। यही वजह है कि यहाँ एक टापू सा नजर आ जाता है, जहाँ छोटे मोटे आयोजन किए जा सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल रजनीश और मत्स्य विभाग के बीच 10 साल का करार है। सवाल यही है कि इस मॉडल की कामयाबी क्या दूसरे शहरों के नक्शों में ऐसे झील का मौका देगी, या लोग पर्यावरण के लिहाज से तालाब और दूसरे प्राकृतिक स्रोत की सुरक्षा की जरूरत को समझेंगे। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए मिले करोड़ों के चंदे के बाद अब भी रामलला को बड़ी संख्या में दान और चढ़ावा मिल रहा है। सोमवार को काशी के हरिद्वार पीठ के उत्तराधिकारी के स्वामी सैमम तीर्थ जी महाराज मंदिर आए और उन्होंने तकरीबन 168 किलो चांदी और 68 ग्राम सोना रामलला को भेंट किया। ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसका इस्तेमाल जो है खिड़कियां और दरवाजा बनाने के लिए काम में किया जाएगा। ट्रस्ट को पहले भी 500 किलो से अधिक चांदी मिल चुकी है। इसके जरिए देखिए, आपको बता दें, रामलला के सिंहासन का चबूतरा बनेगा, तो वहीं सोने के जरिए मुकुट भी बनाया जाएगा। काशी मठ संस्थान वाराणसी के उत्तराधिकारी पूज्य स्वामी संयमेंद्र तीर्थ जी महाराज अपने भक्तों शिष्यों के साथ राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए पधारे। उन्होंने अपने संस्थान की ओर से 167.8 और 167.4 केजी किलोग्राम चांदी और 47.8 ग्राम सोना रामलला के चरणों में समर्पित किया। इसी क्रम में आपको एक खुशखबरी देंगे। देखिए, नई गाड़ियों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऑटो एक्सपो 2023 की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल यानी 11 जनवरी से ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज हो जाएगा। हालांकि कल जो है ऑटो एक्सपो सिर्फ मीडिया के लिए होगा, जबकि ऑटो एक्सपो का उद्घाटन जो है 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों होगा। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने ऑटो एक्सपो 2023 के आकर्षण और व्यवस्था को लेकर CSIAM के DG
राजेश मेनन से बातचीत की। आइए सुनते हैं। ऑटो एक्सपो 2023 शुरू हो रहा है। 13 जनवरी से आम लोग भी यहां पर पहुंच सकेंगे। हमारे साथ राजेश मेनन जी हैं, डीजी सियाम। सर, इस बार किस तरह से खास होने वाला है ऑटो एक्सपो? ऑटो एक्सपो जो मोटर शो हम लोग ऑर्गेनाइज करें IML में, वो 13 तारीख से 18 तारीख तक है, जनवरी ऑफ कोर्स। इस बार आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो हैं गाड़ियों की देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो 2-3 व्हीलर, कार्स, कमर्शियल व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल्स, CNG LNG की गाड़ियाँ, हाइड्रोजन से चलती हुई गाड़ियाँ, इथेनॉल बेस्ड व्हीकल, जो तो आपको सारी के सारी जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑप्शन सब देखने को मिलेगा। सर, कौन कौन से बड़े ब्रांड हैं, कितने नए व्हीकल लॉन्च होने वाले हैं, कितने मैन्युफैक्चरर्स हिस्सा ले रहे हैं? अगर आप देखें 114 एक्सिबिटर्स हैं। 114 एक्सिबिटर्स में से करीबन 80 इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं। उनमें से हम जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, टोयोटा क्लोस्का मोटर, ह्युंडई, किया, टाटा मोटर्स, सब पार्टिसिपेट कर रही हैं। आइशर, अशोक लेलैंड। उसके अलावा हम लोग इस शो में करीबन 75 लॉन्चेस होंगी, गाड़ियों की न्यू लॉन्चेस और अनवीलिंग्स दिखी जाएंगी इस शो के अंदर। सर, अब क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या देखने को मिलेगी? अभी जो हम बात करते थे, अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत CNG के बाद आया, अब हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं। क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज जहां दिखने वाली हैं? जैसे ही मैंने बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी दिखेंगे, काफ़ी मूवमेंट है। बैटरीज में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, तो वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा इथेनॉल के अंदर फ्लेक्स फ्यूल में काफ़ी फोकस चल रहा है, उसमें वर्किंग प्रोटोटाइप कुछ कंपनी डिस्प्ले करेंगी, वो भी देखने को मिलेगा। और हाइड्रोजन में बिल्कुल देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से की फोकस क्या रहने वाला है? कितना फुटफॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जनवरी में इस बार आप ऑटो एक्सपो कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ठंड की वजह से कहीं फुटफॉल कम ना हो जाए? उम्मीद है कि फुटफॉल जैसे पिछली बार है उससे ज़्यादा ही हो, उम्मीद रख रहे हैं हम। कोशिश रहेगी कि लोग आके देखें, और फोकस रहेगा क्लीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल मोबिलिटी। ठीक है राजेश मेनन जी, बात यही कहते हुए कि ऑटो एक्सपो में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, कार के लिहाज से, फ्यूल के लिहाज से। तो 13 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप भी जरूर अपने परिवार के साथ पहुंचे और दिखाएं कि आखिर आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में या फिर एथेनॉल व्हीकल में आपके लिए, आम आदमी के लिए क्या कुछ ऑप्शन ये ऑटो एक्सपो लेकर आ रहा है। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ मनीष रसिया, ग्रेटर नोएडा। अब आपको दिखाते हैं धरती के स्वर्ग की रौनक। जी हां, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी सर्दियों का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर डल झील तक पर्यटक मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों को सबसे ज्यादा पसंद जो आ रहा है वो है शिकारा। शिकारा यानी पानी में तैरता मकान। डल झील में ऐसे कोई शिकारा नहीं है जहां सैलानी ठहरे हुए ना हो। इन शिकारा तक नाव की मदद से पहुंचा जाता है। इसके अलावा यहां डल झील में लोगों को बोटिंग का मजा लेते हुए भी साफ देखा जा सकता है। श्रीनगर में सैलानियों की उमड़ी भीड़ को देखकर कारोबारियों के जो चेहरे हैं वो भी खिले हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार पर्यटकों के पहुंचने का पुराना रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और क्या बोल सकते हैं, मतलब जो आंख में देख लिया है ना, मतलब और कुछ नहीं। बहुत सुंदर लगा कश्मीर, बहुत सुंदर लगा। सबको आना चाहिए यहाँ पे। डल लेक तो मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे तो अभी हमको रील्स बनाना है, तो इसलिए मेरे को और भी मजा आ रहा है कि ये जगह बहुत सुंदर है। जन्नत ही है एकदम। बहुत हाँ, बहुत टूरिस्ट आना चाहिए यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे उन लोग को समझ में नहीं आएगा कि कश्मीर क्या है। जो लोग आ गए हैं उन लोग को पता है कि कश्मीर क्या है। जिन्होंने टूरिज्म के बढ़ाने की कोशिश की, और जैसे कि स्टार्ट से ही रहा, कोविड का 50% उसमें बेनिफिट आया, ताकि लोग तरस रहे थे श्रीनगर आने के लिए, ग्रीन वैली को देखने के लिए। तो ये जो 2022 रहा, मार्च से ही स्टार्ट सही रहा और एंड तक भी सही रहा। अब उम्मीद है इंशाल्लाह 2023 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट विल रन। देखिए, कश्मीर तो कश्मीर है, पहाड़ों की रानी शिमला में भी फिर से अब सैलानियों की जो जमघट है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। मौसम विभाग ने बुधवार यानी कल के बाद शिमला समेत कई दूसरी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे में बर्फबारी की चाहत सैलानियों को यहां पर अपनी ओर खींचे चले आ रही है। शिमला की शान कहे जाने वाले रिज मैदान पर सैलानियों का जमावड़ा है और यहाँ की खुशनुमा मौसम में सैलानी घुड़सवारी समेत अलग अलग तरीकों से छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं।
सभी को लग रहा है कि बर्फबारी की मुराद जो है जल्द उनकी बस पूरी हो जाए, ये ऐसी आशंका। सिलसिला अभी चलेगा अगले 48 आवर्स, लेकिन उसके बाद जो है चेंज होने वाली तस्वीर बदलेगा, क्योंकि 11 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ रहा है, तो वो सक्रिय है। उसके आने से 11 से 13 तारीख तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी, बर्फबारी होगी। पहले भी 2 बार आ चुके हैं, लेकिन अभी इट्स बेटर नाउ, मतलब कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। वेदर हमें एज कंपैरेटिव टू चंडीगढ़ हमें यहाँ पे बेटर लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा है, फॉग वगैरह ज्यादा है और ठंड वगैरह ज्यादा है, तो एज कंपेयर टू चंडीगढ़ शिमला इज बेटर। चलिए अब आपको ले चलते हैं पतंगों की दुनिया में। देखिए, मकर संक्रांति से पहले ही पतंगों से आसमान जो है भरा हुआ है। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ देश विदेश के कई पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ आपको विदेशी सैलानी भी हाथों में पतंग की डोर पकड़े हुए दिख जाएंगे। रंग बिरंगी और अलग अलग डिजाइन वाली पतंगों से वडोदरा का आसमान रंगा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के अमृतसर में भी मकर संक्रांति और लोहड़ी के मौके पर पतंगों का बाजार गुलजार हो गया है। यहाँ लोहड़ी पर जमकर पतंगबाजी होती है, जिसके लिए दुकानें सज चुकी है। लोग पतंगों को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं। असल में कोरोना संकट के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब लोगों में इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में पतंग बनाने वाले और बेचने वालों को भी अच्छी कमाई की उम्मीद है। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। दिल्ली और नोएडा में आज सुबह भी ज्यादातर इलाकों में कोहरा देखने को मिला। इसकी वजह से विजिबिलिटी जो है कम रही, कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर था, लेकिन तब भी कम रही। सड़कों पर देखिए चल रही गाड़ियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और आलम ये रहा कि गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर ही लोग सफर करते हुए नजर आए। कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली के लोगों को मेट्रो ने काफी राहत दी है और ठंड और कोहरे की वजह से लोग सुरक्षित सफर के लिए मेट्रो का सहारा ले रहे हैं। और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ शहरों में हल्की बारिश होने का भी अनुमान जता दिया है, यानी ठंड अभी गई नहीं है। तो तस्वीरें आप इस वक्त देश की राजधानी में कोहरे का कहर बरकरार है। ठंडी हवाओं के थपेड़े चेहरे पर लग रहे हैं और कड़ाके की सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। तस्वीर पीछे देखिए, जो सेना के जवान हैं उनका जोश हाय है और कड़ाके की सर्दी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। 26 जनवरी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। रिहर्सल यहाँ पे अलग अलग सेना के जो जवान हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको मौसम का हाल भी बताएंगे इन तस्वीरों के साथ साथ। जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है जो घर से बाहर निकल रहे हैं गाड़ियां लेकर, क्योंकि विजिबिलिटी पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह सफदरजंग में 200 मीटर के आसपास विजिबिलिटी दर्ज हुई है। अब खबर आपके काम की। देखिए, गिरते पारे के साथ बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचे दिल्ली के प्रदूषण स्तर को देखते हुए परिवहन विभाग ने कुछ फैसले लिए हैं। देखिए, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के 4 पहिए वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तुरंत प्रभाव से लागू हुए विभाग के आदेश के तहत 12 जनवरी तक ये वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। यदि इन वाहनों को चलाया जाता है तो पकड़े जाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि शुक्रवार के बाद भी प्रदूषण का स्तर 400 से अधिक रहता है, ज्यादा रहता है, तो आदेश प्रभावी रहेगा। यदि प्रदूषण का स्तर घटता है तो आदेश को वापस भी लिया जा सकता है। आज विश्व हिंदी दिवस है और इस मौके पर हिंदी की समृद्धि और विस्तार की भावना के साथ आपको सुनाते हैं हिंदी के 2 कवियों की कविताएं। बेशक और सभी भाषाओं का हम सबको ज्ञान रहे, बेशक और सभी भाषाओं का हम सबको ज्ञान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंदी ही पहचान रहे, हिंदी ही पहचान रहे। हिंदी से गौरवशाली परिवेश है। हाय हाय वाह।
हिंदी से गौरवशाली परिवेश है, आओ जाने क्यों इतिहास विशेष है, आओ जाने क्यों इतिहास विशेष है। आर्यभट्ट थे गणित के तारे हिंदी से, आर्यभट्ट थे। जिन युवाओं को ऐसे लगता है कि वो किसी और भाषा में ही आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें बताती हूँ कि आर्यभट्ट थे गणित के तारे हिंदी से, आर्यभट्ट थे गणित के तारे हिंदी से। चिकित्सा में धनवंतरी हमारे हिंदी से, चिकित्सा में धनवंतरी हमारे हिंदी से। सूर कबीरा तुलसी से सम, अर्थशास्त्र चाणक्य का परचम, अर्थशास्त्र चाणक्य का परचम, अर्थशास्त्र चाणक्य का परचम। युगों युगों तक मात हिंदी का सर्वोपरि स्थान रहे, युगों युगों तक मात हिंदी का सर्वोपरि स्थान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंदी ही पहचान रहे, हिंदी ही पहचान रहे। क्या बात है।